नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हमारे साथ हैं गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी से जब हम बात करते हैं उस बातचीत को मैं खुद अपने आप में एंजॉय तो करता ही हूँ, उसी के साथ दर्शक भी उसको पसंद करते हैं। G20 हो रहा है 9 और 10 तारीख को नई दिल्ली में, जहां G20 की एक समिट हो रही है। बहुत सारी चीजें गति में हैं, बहुत सारी चीजें चर्चाओं में हैं, लेकिन कल से एक और नई चर्चा शुरू हुई जब अचानक देश में यह खबर आई कि 18 से लेके 22 तारीख तक संसद का एक विशेष सत्र आहूत किया गया है। अब 5 दिनों का यह सत्र अभी अभी, जबकि हमारा जो है मानसून सत्र बीता है, विंटर सेशन आने को है, उसके बीच में ऐसी कौन सी बात होने वाली है, इसको लेके बहुत सारे कयास लगने लगे। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं गौरव जी का। गौरव जी नमस्कार। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा। प्रारंभ के इस मंच पे आपका स्वागत है। मुझे गौरव ज्यादा जी, मत बुलाया कीजिए, मुझे बार बार मत बुलाया कीजिए। आपके दर्शकों को भी फिर वो चिढ़ हो जाएगी कि एक ही को बार बार बुलाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन विषय जब ऐसा हो तो हम खास विषय चुनते हैं और तब आपको न्योता देते हैं। G20 का समिट हो रहा है। हमने तय ये किया था कि मैं आपसे G20 पे बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन मैं G20 पे तो बातें करूंगा ही करूंगा, उसी के साथ मैंने जैसा दर्शकों से भी बताया कि संसद का एक विशेष सत्र भी 5 दिनों का इसी बीच में हो रहा है। बहुत अगले आप कहिए तो 10, 12, 15 दिन इस तरीके से जाम दिख रहे हैं, इस तरीके से एक्टिविटी दिख रही है कि अब बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगने शुरू हो गए। तो सबसे पहले तो G20 की दो बातें मैं आपसे पूछूंगा। पुतिन नहीं आ रहे हैं और अब शी भी नहीं आ रहे हैं, यानी चीनी राष्ट्रपति भी नहीं आ रहे हैं। इन दोनों की अनुपस्थिति या कहिए क्लास बंक करने की दशा में आप नई दिल्ली के 9-10 तारीख के G20 को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले G20 क्या है वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप G20 नहीं समझते तो आपको ये आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। और हमारी रणनीति क्या रही, भारत की रणनीति पिछले 1 साल में G20 की क्या रही, क्योंकि प्रेसिडेंसी 1 साल की होती है। G20 का गठन हुआ था 1999 में। ये प्राइमरी फाइनेंस मिनिस्टर और 20 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और उनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी मीटिंग थी, फाइनेंशियल लेन देन को लेके, ट्रेडिंग को लेके, जो कि आने वाले समय में बन गई पॉलिटिकल। 2011 में रशिया की वजह से G20 का सॉरी रशिया, मेरे को ठीक से याद नहीं है, तो वो जो पहले बना वो था फाइनेंशियल ट्रैक, ठीक है ना, जिसपे गवर्नर और स्टेट के जो मिनिस्टर होते थे फाइनेंस के, वो बात करते थे। बाद में 1999 के 2011 में शेरपा ट्रैक हुआ। शेरपा ट्रैक पूरी तरह से एग्रीकल्चर डोमिनेटेड था, एग्रीकल्चर पे, और ये फ्रांस की तरफ से था, क्योंकि एग्रीकल्चर पे जो ट्रेडिंग में रेट की वेरिएशन होती थी उसको कंट्रोल करने के लिए, और क्योंकि फिर कंट्रीज अपने आप को प्रेडिक्ट नहीं कर पाती थी, कॉस्ट उनके लोगों थे। ये 2 टर्निंग पॉइंट लैंडमार्क हैं G20 के इतिहास में आज तक। तीसरा लैंडमार्क है जो अभी हुआ है, लेकिन उससे पहले ये बताना जरूरी है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिलना कोई इसलिए नहीं मिली है कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। G20 की प्रेसिडेंसी भारत को इसलिए मिली है क्योंकि रोटेशन में भारत का नंबर था और अगला नंबर ब्राजील का है, तो ये ब्राजील जा रही है। अब यहाँ 2 चीजें समझने वाली हैं कि पहला जो मूल आधार है, मूल चरित्र है G20 का, वो फाइनेंशियल ट्रैक है, और दूसरा उसमें जो समय के हिसाब से 2011 में ऐड हुआ वो एग्रीकल्चर ट्रैक हुआ, जिसको शेरपा ट्रैक बोला जाता है। अब जो मोदी जी ने क्या करा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो आनी थी, वेल कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिटी है, समय पे आनी है, अपॉर्चुनिटी भी नहीं कहेंगे, हमारा चांस आया है। जैसे बच्चे जब बचपन में क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उन्हें पता है 6ठी बॉल के बाद, अगले ओवर के बाद मेरा बैटिंग का नंबर आएगा।
तो वो मेंटली अपने आप को बैटिंग के लिए प्रिपेयर करता है कि छठी ओवर के बाद मेरा बैटिंग आना है। ऐसे ही यहाँ पर भारत ने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करा था कि इस टर्म में 2022 में प्रेसिडेंसी भारत के पास आएगी, 23 तक रहेगी, तो हम कर क्या सकते हैं, हम अलग क्या कर सकते हैं। तो भारत ने क्या करा, भारत ने पूर्ण रूप से उसमें कल्चरल कस्टम और वैल्यूज घुसेड़ दिए। भारत को दिखाने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं था, जहां 140 देश दूर बैठ के जो आए वो भारत को अनुभव कर सकें, भारत को देख सकें, भारत का खान पान, भारत का रहना, भारत की विभिन्न जो चीजें हैं उन सबको एक्सपीरियंस कर सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा, और बड़ा ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। आपने देखा होगा G20 का जो भी मीटिंग हुई है, चाहे वो कश्मीर में हुई हो, चाहे दिल्ली में, चाहे भारत के और हिस्सों में, वसुधैव कुटुंबकम हर जगह लिखा हुआ मिला आपको? मिला नहीं मिला? बिल्कुल। ठीक। अब आप मेरे को दूसरी चीज सोच के बताओ, ताजमहल, कुतुब मीनार कहीं मिला? हाँ, ये तो इस सरकार के शुरुआत से दिख रहा है, पिछले 9 सालों से देखा जा रहा है। 9 साल छोड़ दीजिए, मैं G20 की बात कर रहा हूँ। G20 में अरब देश भी हैं, मैं बिल्कुल। किसी वजह से ये चीज बोल रहा हूँ। G20 में अरब देश भी हैं। क्या आपको G20 में ताजमहल और कुतुब मीनार देखने को मिला? नहीं, इन दोनों जगहों की ब्रांडिंग कहीं देखने को नहीं मिली। हाँ, भारतीय संस्कृति जरूर दिखी, सनातन संस्कृति की झलक जरूर दिखी, हमारे देश के जो फोक आर्ट्स हैं उनको देखा गया, वो तमाम दिखा। लेकिन ये जो पहले एक मार्केटिंग होती थी कुछ आइकॉन्स की, जिसमें आपने नाम लिया ताजमहल और कुतुब मीनार, उसकी ब्रांडिंग नहीं दिखी। बिल्कुल सही। 70 साल ताजमहल और कुतुब मीनार के अलावा भारत में कुछ था ही नहीं। अब 70 साल के बाद भारत में ताजमहल और कुतुब मीनार के अलावा बहुत कुछ है। तो भारत ने जो अब ट्रैक शुरू करा है, उस ट्रैक को आप कस्टम, कल्चर इससे लेके चलिए। तो भारत ने दुनिया में ये बता दिया कि भारत है क्या। और कश्मीर में G20 की समिट करने के बाद आपने कश्मीर को दिखा दिया दुनिया को कि कश्मीर और कश्मीर के लोग क्या हैं। तो जो भारत इतना संपन्न देश, इतना विविधताओं वाला देश, इतना एकजुट देश, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी? तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी इन सब के बाद भी, तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसे लगेगी? चाइना को। अब दूसरी बात पे आते हैं। एक बात आप ये पूछना भूल गए, मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? भाई G20 का मूल आधार है फाइनेंशियल ट्रैक। पाकिस्तान के पास मांगने के लिए कटोरा है, देने के लिए कुछ नहीं है आज की डेट। तो आपको अच्छा लगेगा घर के बाहर भिखारी खड़े रहें? किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए पाकिस्तान नहीं है। अब चाइना, ये बदलती परिस्थिति में, दुनिया की बदलती परिस्थिति में चाइना अपने आप को चौधरी समझने की भूल कर बैठा है। चाइना G20 में आ रहा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को बोला था कि हम 85 गाड़ियां लेके आएंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा हम 85 गाड़ियां अलाउ नहीं करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा 20 गाड़ियां ला सकते हैं जो शी जिनपिंग के कैवरकेड में चलेंगी। अब आप बताओ चाइना आएगा नहीं आएगा? क्योंकि आपने चौधराहट तो खत्म कर दी। जहां तक सवाल रहा पुतिन का, तो वो पुतिन कभी पिछले 1-1.5 साल में नहीं निकल रहे हैं बाहर। हाँ, बिल्कुल। और वो निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया उनके पीछे पड़ी है। पुतिन को मारने के सबसे सेफेस्ट प्लेस उनके लिए अभी रशिया ही है। और दूसरी बात, अगर आप व्यापार की बात करें तो पुतिन को जितना ऑफर करना था दुनिया को ऑफर कर चुका है। आधी दुनिया सैंक्शन लगाए बैठी है, जिसको लेना है वो भारत ले ही रहा है। तो यहाँ पर चाइना का प्रॉब्लम, अब चाइना की जब ये प्रॉब्लम है, चाइना ने जब मैप डिस्क्लोज करा
तो चाइना ने भारत को दबाने की कोशिश करी और उसके लिए उनके भारत में जो एजेंट हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कूद-कूद के चल रहे थे। तो अब आप सोचिए कि शी जिनपिंग के छाती पे क्या घुमा होगा जब उसकी 85 गाड़ियाँ आने को बंद कर दी, आने को हम्म। मना कर दिया गया। और वो क्या करना चाहते थे भारत में आके, ये भी साफ हो गया। आपने देखा ही था अभी ब्रिक्स के समिट में गए तो उनकी सिक्योरिटी की क्या फजीयत करी गई थी साउथ अफ्रीकन सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने। तो ये वो बुलबुला है जो बता तो ये रहा है कि हम बम हैं जी, लेकिन बम में पानी भर चुका है, फुस हो चुके हैं। जीडीपी नेगेटिव जा रही है, मतलब नेगेटिव इन सेंस पहले से कम है, प्रोजेक्टेड से कम है। हम्म। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनरेस्ट बढ़ रहा है। चाइना को किसी भी हालत में एक्सटर्नल एनिमी चाहिए ताकि हम्म। वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लोगों का ध्यान भटका सके। ये ठीक बात। आज कभी ये कोरोना से चल रहा है, ये गलवान का भी एक कारण, सारे नहीं, एक कारण ये भी था। चाइना की आर्मी 2 कौड़ी की आर्मी है, ये केवल सेरेमोनियल आर्मी है, ये दुनिया में कहीं नहीं लड़ सकती। लड़ने के लिए चाइना सुपारी किलर इस्तेमाल करता है और उस सुपारी किलर का सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान। हम्म। ठीक बात है। अच्छा, ये यहाँ पर बात आपकी समझ में आ रही है। अब जरा सा रशिया का तो मान लीजिए, पुतिन पिछले जो इंडोनेशिया में G20 हुआ था, पुतिन वहां भी नहीं गए, है ना। तो उनका तो आपने सिक्योरिटी रीजन बता दिया। अब जरा सा चीन को थोड़ी देर और हाथ में रख लेते हैं, जरा बात कर लेते हैं। क्योंकि चीन हमारा एक शत्रु देश है, हम उससे एक लड़ाई लड़ चुके हैं, वो तो ठीक है। आज बदली हुई परिस्थिति में हमारा एक अच्छा कॉम्पिटिटर भी है, चलिए ठीक है। अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से लें तो एक कॉम्पिटिटर का होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन उसी के साथ चीन के साथ एक अलग स्थिति है हमारे देश में, देश के अंदर चीनी सपोर्ट देश के अंदर किस तरीके से मौजूद है। कभी चीनी साम्यवादी एक देश होने की वजह से यहाँ के लेफ्टिस्ट उनके नेचुरल सपोर्टर हुआ करते थे। एक समय ये कहा जाता था कि भारत की नींद में कम शामिल होते थे, चीन की नींद से सोते थे यहाँ के वामपंथी, और चीन की नींद से जगते हैं। अब क्या स्थिति है, खैर वामपंथी जाने। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चश्मो चिराग राहुल गांधी अभी अभी लद्दाख में पूरी पैरोकारी करके आए हैं, और लगातार वो चीन का रिकॉर्ड बना रहे हैं, रिकॉर्ड बजा रहे हैं। जैसे होता ना, ग्रामोफोन पे चीन का गाना लगा दिया और वो रिकॉर्ड बजा रहे हैं। चीन खुद में एम्बरेस हुआ है, मोटरकेड के अलाउ नहीं किया गया, या उसके लिए यहां पर ग्राउंड वर्क करने वालों के प्रयासों में भी कुछ कमी रही, जिसकी वजह से चीन का ये रिएक्शन है, वो शी नहीं आ रहा है, वो अपने किसी चीन कैप्टिव में को भेज रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो में जैसे हमने बात करी थी कि 91 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो लाल सलाम का झंडा चाइना चला गया था, वो उसके कस्टोडियन है। और भारत में जितने लाल सलाम के पैरोकार बैठे हैं, जो कि हमारी लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, इनका हाल ये है कि बारिश चाइना में होती है, छाता ये भारत में खोलते हैं। ठीक है। अब चाइना ने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, उसी खानदान में क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना एक एजेंट तैयार किया। चक्कर ये है कि सोशल मीडिया के टाइम में ये इतना ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है कि लद्दाख हो या चाहे जो भी ये शोर मचा ले, कोई उसका असर पड़ने वाला नहीं है। अब जहाँ तक आपने बात लद्दाख की करी, राहुल गांधी तो मात्र कुछ किलोमीटर लद्दाख में टहल के आए हैं। अगर कैलकुलेट भी करें तो 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। मैं 4500 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ लद्दाख में। राहुल गांधी 19,000 फीट पे नहीं गए थे, मैं गया था। ठीक है ना। तो लद्दाख के बारे में लद्दाख में मैं आपको बता रहा हूँ, 19,000 फीट, 14,000 फीट, जोजिला पास, कितनी जगह में बैठा। और आप भी जानते हैं कि मेरी आदत है, मैं छोटे से ढाबे पे चाय पीता हूँ। मतलब अगर कोई एक केटली रख के बैठा हुआ है तो मैं उसी के यहाँ चाय पीता हूँ। आपसी बातचीत में लोगों ने कहा कि लद्दाख के साथ इससे अच्छा हुआ ही नहीं है जो मोदी सरकार ने करा है, कि लद्दाख को अब अपनी हम्म। अपनी पहचान मिल रही है।
ठीक है। और रहा सवाल चीन का, तो आप लद्दाख के बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, भारत की फौज को वो अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट करते हैं। भारतीय फौज बोले तो केवल इंडियन आर्मी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आईटीबीपी, बीएसएफ जितनी हैं उन सब की भी बात कर रहा हूं। तो अनडिस्प्यूटेड सपोर्ट है। अब ये राहुल गांधी कौन से गांव में और किससे सुन के आए हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। एक वो हमारी मित्र भी हैं ट्विटर पे जिनके वीडियो सर्कुलेट करा गया राहुल गांधी के साथ, उन्हीं के सजेशन पे मैं 19,000 फीट पे गया था, क्योंकि उन्होंने चैलेंज करा था वहां जाने के लिए। तो हमें क्या, हम तो गाड़ी घुमानी है, घुमा ली। तो अभी जो एसेट तैयार किए गए थे चाइना के द्वारा, और जिसमें चाइना ने इतना पैसा खर्च करा था, आज उन एसेट की भारत में क्रेडिबिलिटी शून्य है। और उसका सबसे अच्छा नतीजा क्या है, मतलब मेरी बात तो मत मानिए, मैं तो बायस हो सकता हूं, ठीक है, मोदी की बात करता हूं, बायस हूं। आज आप स्टॉक मार्केट देखिए, कल चाइना का हिट बटन चला था अडानी के खिलाफ, कांग्रेस और राहुल गांधी और सारे उनके नेताओं ने अडानी पे हिट मारा था, फुलटॉस बॉल मारी थी। आज आप जो स्टॉक्स हैं अडानी के, केवल 2 स्टॉक मार्जिनली नीचे हैं जो ट्रेडिशनली नीचे हैं फॉर बिजनेस रीजन, बाकी सारे स्टॉक्स ऊपर हैं। तो वो स्टॉक गेन क्यों कर रहे हैं? ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की मैच्योरिटी है, भारतीय इन्वेस्टर की मैच्योरिटी है कि वो पैनिक नहीं हो रहा है, वो ट्रस्ट लगाया, उसका ट्रस्ट है सेबी में, अडानी में और भारत की सरकार में। तो जितने कांग्रेसियों ने सोचा था इसको गिरा के इन्वेस्ट करके पैसा बना लेंगे 4 दिन वाला, वो आइडिया टोटल फ्लॉप हुआ। अब वो पैसा बना नहीं पाएंगे तो अब वो चुनाव के लिए फंड कहां से इकट्ठे करेंगे? क्योंकि अडानी को गिराने के पीछे चुनावी फंड इकट्ठा करना भी बहुत बड़ा उद्देश्य था। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी के लेवल पे करा जाए, लेकिन इंडिविजुअल नेता तो कर रहे थे, क्योंकि अडानी को नहीं गिरा सकते। और रहा सवाल बिजनेस में, बिजनेस ऑपरेशन में थोड़े से ऊंच नीच होते हैं। तो चाइना का जो भी प्लान था, जो उन्होंने एसेट्स में इन्वेस्ट करे थे, वो सारे एसेट्स आज खत्म हो चुके हैं। ये चाइना की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। और तब शी के ना आने की वजह भी यही है या कोई और वजह है? क्योंकि अब यहाँ आप किस मुंह से आएंगे, आप किस मुंह से आएंगे और क्या बेचने आएंगे? भाई G20 का जो प्लेटफॉर्म है, G20 का प्लेटफॉर्म कल्चरल पे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ तो सारा यूट्यूब वगैरह सब बैन है, कल्चरल एक्सचेंज है नहीं। फ्री स्पीच पे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना में ही फ्री स्पीच नहीं है। और आप ट्रेडिंग पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना का माल, अभी आज ही की बात है कि बर्मा को पाकिस्तान ने JF-17 एयरक्राफ्ट बेचे थे और वो सारे फुस्त हो गए, वो एयरवर्दीनेस भी नहीं है उनकी, तो वो लड़ाई चल रही है। अब JF-17 कहाँ से आया? चाइना से। चाइना ने कहाँ बनाया? पाकिस्तान में। बेचा किसी है? म्यांमार को। तो आप देख रहे हो ना, तो आप क्या बात करने आ रहे हो? ट्रेड पे बड़ी सीधी सी बात है, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मीनू। और G20 नेशन में आज की डेट में अफ्रीका नेशंस आ रहे हैं, आपके नीचे जो भारत के नीचे नेशन है, नीचे मतलब क्वालिटी में नहीं, मैप की बात कर रहा हूँ, वो नेशन आ रहे हैं, ब्रिटिश आ रहे हैं, अमेरिकन आ रहे हैं, और भी बहुत सारे देश आ रहे हैं। सबका प्रॉब्लम का मूल आधार क्या है? बीज, चाइना। तो जब आप मीनू पे बैठे हो तो आप टेबल पे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। जब आप समस्या खुद हैं तो आप समाधान के पाले में कैसे खड़े हो सकते हैं? मेरे ख्याल से यही कहने का मतलब है आपका। यही कहने का मतलब है। अब आप देखिए आज की डेट में जो भी नेशन आ रहे हैं, चलिए हमने एक नया ट्रैक शुरू कर दिया कल्चरल का, लेकिन यहाँ से भारत की ताकत पता चल रही है, भारत एज ए देश पता चल रहा है। तो क्या हम ट्रेड पे बात नहीं करेंगे? क्या जॉइंट डेवलपमेंट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, उनका माल हम लेंगे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होगा, इस पे बात नहीं होगी क्या?
और जो अफ्रीका के देश आ रहे हैं, आपको भी पता है, एक एक करके अफ्रीका के देश चाइना के चंगुल से बाहर निकल रहे हैं। तो चाइना क्या आके बात करेगा? और ब्रिक्स में आपने देख ही लिया। बिल्कुल। अच्छा, ब्रिक्स का आपने चूंकि जिक्र कर दिया, मैं वही आपसे एक पॉइंट और पूछने वाला था। ब्रिक्स में यानी चीन का ये पूरा प्रयास था कि उनके युआन को जो है एक ब्रिक्स कंट्री के कॉमन करेंसी के रूप में एक्सेप्ट कर दिया जाए। तो उस फ्रंट पे भी कुछ हुआ नहीं, और इधर जो रुपया है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो जो एक बॉडी लैंग्वेज ब्रिक्स में दिखी थी शी की, अब उनके सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या हुआ, कैसे वो बंद कमरे में अकेले बार बार बगले झांकते हुए, पीछे देखते हुए हैं कि वो चल रहे थे, तो एक बड़ा सा अनकंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज शी का दिखा। तो क्या चीन मायूस होके नहीं आ रहा है G20 में, या चीन ने ये जान लिया है कि हमारी पहचान समस्या के रूप में शेष विश्व ने कर लिया है, और ये उसी पर बात करने के लिए इंडिया में बैठ रहे हैं G20 में, इसलिए भैया मुझे क्यों जाना? शी जिनपिंग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया का समस्या का सूत्रधार चीन है। तो जब आप अगर उस टेबल पे बैठे, आप खुद सोचिए कितना एम्बेरसमेंट होगा। आप टेबल पे बैठे मेरे साथ और मैं आप ही को उखाड़ने बैठ जाऊं, ठीक है, तो आपको कितना एम्बेरसमेंट होगा। तो आप क्या करोगे? भाई हम नहीं जाते हैं। और चाइना यहाँ से क्या लेके चला जाएगा? अगर चाइना में इतनी ग्रोथ थी, सारी चीजें थी, तो चाइना से कंपनियां छोड़ छोड़ के भारत क्यों आ रही हैं? और चाइना की जो एक कंपनी है BYD ऑटोमोबाइल्स करके, उसको तो $1 बिलियन का मना कर दिया भारत ने इन्वेस्टमेंट। यानी अगर किसी को ये शक था कि भारत पैसे के लिए किसी को भी अलाउ कर देगा, तो जी नहीं, हम पैसे के लिए सबको अलाउ नहीं करेंगे। हम अपना डिसीजन लेंगे जो भारत के इंटरेस्ट में है। भारत को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। तो भारत ने वो इन्वेस्टमेंट मना कर दिया। उधर आपका जो जितना ये कुंभा अलीबाबा 40 चोल मुंबई में मिल रहे हैं, आज आप देखो, आज सोशल मीडिया पढ़ लो, इनमें से किस कांग्रेसी लोगों को छोड़ के बाकी न्यूट्रल कोई है, मैं कह रहा हूँ भाजपा छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दिया, न्यूट्रल बंदा कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई है क्या? बिल्कुल, वो समझ में आ रही है बात। बीजेडी को आप देख लीजिए, वो एनडीए की तरफ है। तो जो शी जिनपिंग चाह रहे थे कि यूएस इलेक्शन की तरह हम भारत के इलेक्शंस को भी मोटिवेट कर सकते हैं, हम अपने पक्ष में। और जब मैं शी जिनपिंग की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर यही नहीं, इनके साथ सोरस भी आते हैं, इनके साथ CIA भी आता है। आज आप वही देखो कि पिछले 10 दिन से आपने शोर मचाया था कि सोरस की कंपनी एक रिपोर्ट लेके आ रही है भारतीय कंपनियों के बारे में। अब भारतीय कंपनियां क्या निकली, जो मैंने आपको पहले बताया था, एक अडानी और दूसरा वेदांता ग्रुप। वेदांता ग्रुप क्यों है? क्योंकि वेदांता ग्रुप वापस सेमीकंडक्टर में जा रहा है। अगर आपको इतिहास पता हो तो वेदांता ग्रुप का कॉपर प्लांट, स्टरलाइट प्लांट साउथ में बंद कराया था लाल सलाम वालों ने प्रदर्शन करके। जो वो कॉपर जो कि ज्यादातर इस्तेमाल होता था आर्म्स और एमुनेशन बनाने में भारतीय सेना के लिए, ठीक है ना, गोलियां, बंदूक, गोले इत्यादि बनाने के लिए, आपने वो बंद कराया। उसका क्या डायरेक्ट फायदा क्या हुआ? आप 400-500 मिलियन डॉलर का स्टील चाइना से इंपोर्ट करने लगे। सॉरी, नॉट स्टील, कॉपर आप चाइना से इंपोर्ट करने लगे। और अभी चंद्रयान पे आपने अपना पैर रख दिया, ठीक है, चाइना फ्लॉप हो गया। क्यों? रशिया का जो एक्सीडेंट हुआ, जो वो पहुंच नहीं पाए, उसका मूल कारण क्या था? उसका मूल कारण था चाइना, क्योंकि चाइना ने रशिया को पंप अप करा था अपना रॉकेट भेजने के लिए, इंडिया से पहले पहुंच जाए ताकि हम अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर सके। ये सारी चीजें मैं लिख चुका हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, आप पढ़ लीजिए। ठीक बात। तो ये बात हो गई G20 और उसकी, लेकिन उसी के साथ आप देखिए कैलेंडर कितना अगले करीब 15, 18, 20 दिनों का भारत का कैलेंडर किस हद तक व्यस्त है। आप 9-10 तारीख को G20 समिट करते हैं,
उसमें इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष आपके आ रहे हैं। 3 दिन का अमेरिकन प्रेसिडेंट का आपके पास स्टेट विजिट है। उसी के साथ सऊदी प्रिंस, क्राउन प्रिंस, वो यहाँ G20 में आ तो रहे हैं, G20 में शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद वो 4 घंटों के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं और पाकिस्तान 4 घंटे बिता के वापस इंडिया आएंगे और उसके बाद 3 दिन का उनका स्टेट विजिट हो रहा है। इधर गौरव जी, आपको पता है, दर्शकों को भी पता है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता है उसको पता हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान में बहुत सारी, देखिए पाकिस्तान कटोरा हाथ में लेके है, उसके खाने पीने की संकट है, वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन अब जो पाकिस्तान एक पाकिस्तान है उसके न रहने, पाकिस्तान के पाकिस्तान न रहने की स्थितियां अब वहां से आवाज सुनाई देने लगी है और लगातार तेज हो रही है। चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, बलूचिस्तान तो हमेशा से बोलता रहा है, कश्मीर की अलग समस्या है, वो अलग बोलता रहा है। ऐसे में 5 दिन का, मैं बड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूंगा, 5 दिन का ये विशेष संसद का सत्र, उस बीच में इन सारे लोगों का चले जाना, लगभग 18 से अगर है तो ये मान लिया जाए कि 13-14 तक दिल्ली खाली हो जाएगी बाहर के गेस्टों से, चाहे कोई राष्ट्राध्यक्ष हो या बाकी लोग हो। सबको विदा करने के बाद, हाथ झाड़ने के बाद, ये 5 दिन की संसद क्यों बुलाई गई है? क्योंकि एक चीज यहां पर बता दूं दर्शकों, कल जैसे ही खबर आई गौरव जी, तो उसके बाद स्थापित मीडिया ने चलाना शुरू किया कि साहब वो 1 नेशन 1 इलेक्शन, लेकिन उसका गुब्बारा आज सुबह खुद मोदी ने फोड़ दिया जब उन्होंने रामनाथ कोविंद साहब को एक कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन बना दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि आज कमेटी बनी और 18 तारीख से पहले वो रिपोर्ट भी दे दे और 18 तारीख को 1 नेशन 1 इलेक्शन आ जाए, तो ये थ्योरी खत्म हो गई। उसके बाद कोई थ्योरी ऐसी सॉलिड दिखाई नहीं दे रही है। क्या है आपके हिसाब से, क्या है, क्यों है ये 5 दिन का मामला? देखिए, पहली चीज तो ये मैंने भी देखा, अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे लोगों ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी। ये अगर किसी को चेयरमैन बनाया है, कोई कमेटी बनाई है, तो कम से कम आप महीना, 6 महीना, साल उसको देंगे अपना बिल्कुल। डेलिब्रेशन करने के लिए। कुछ लोगों ने बोला यूसीसी, यूसीसी अभी भी नहीं हो सकता क्योंकि यूसीसी डिस्कशन मोड में है। अब मैं लोगों को गलत नहीं बोलता, क्योंकि वो अपनी जितनी सोच है उस हिसाब से सोचते हैं। भारत जैसे देश को वो सोचते हैं घर में लिया वो डिसीजन 1 घंटे बाद करेंगे, 2 घंटे बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मोदी सरकार में सबसे अच्छी बात ये है कि कोई चीज़ लीक नहीं होती है। और मैं आपको एक थोड़ा-सा उदाहरण देके, क्योंकि मर्यादाओं की अ, मुझे भी पालन करना है। विवाह होता है, विवाह में बहुत सारे आपके रिश्तेदार आते हैं, सब घर भर जाता है और उसके बाद एक-एक करके सब विदा होते हैं। ठीक बात। आप शर्मा जी, आप मुझको बताइए, विदा के बाद जब घर से सारे रिश्तेदार चले जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं? बैठ के एक तो हिसाब किताब करते हैं, कैसे क्या रहा है ये करते हैं, और थकान मिटाते हैं। लेकिन यहाँ थकान कहाँ मिटाई जा रही है? यहाँ तो 5 दिन का फुल फ्लेज सेशन बुला के बैठा गया है। नहीं, तो थकान ही तो मिटाई जाएगी। आप ये भी तो सोचो, जो आपका विपक्ष है बेचारा, वो जो 5 दिन 10 दिन कूदेगा, उसकी थकान कैसे मिटाएँगे आप? भाई साहब, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है जब बाराती चले जाते हैं, उसके बाद डिसीज़न लेते हैं आप कि आपने क्या गलत करा था, क्या सही करा था। ठीक और बात। जब आपको सारे बारातियों की सपोर्ट मिल जाती है, फिर आप वो एक ऐसा काम करने निकल पड़ते हैं, जिसकी कल्पना नहीं है। उसी काम का तो अंदाजा मैं पूछ रहा हूँ, कुछ तो अंदाजा बताएं, क्या अंदाजा है? पर साइको ऑप्स कहते हैं इसे, हम्म। साइकोलॉजिकल ऑप्स कहते हैं इसे। सो ये साइको ऑप्स है। अ, आपने दुनिया भर के देशों के साथ, चीन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि चीन तो डायरेक्ट कल्प्रिट है, जो 18 से 22 के बीच में होगा उसमें। तो बाकी देश आपके साथ आ रहे हैं और वो आपके साथ खड़े रहेंगे। दे विल हैव अ गुड बाई आउट। ठीक है, आप देश उनको कैसे सपोर्ट कर सकता है, उनको उनकी ग्रोथ में कैसे ऐड कर सकता है, वो सारी चीज़ों की बात होगी। तो जब रिश्तेदार खुशी-खुशी घर वापस चले जाएँगे,
फिर आप क्या कहेंगे कि जो हमने उन्हें प्रॉमिस करा है उसको डिलीवर करना है। ठीक है। बस अभी इतना ही रहने दीजिए, अच्छा बाकी देखिए, 18 अगर बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार इससे पहले भी कोई ये पहली बार नहीं है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है। कई बार होता है कोई ऐसा काम जो कि जरूरी हो निपटाना, उसको किया जाता है। एक दिन का बुला लेते, वो भी बात समझ में आती है कि भाई एक वर्किंग डे। यहां आप देखिए 5 वर्किंग डे, यानी उससे ये अंदाजा लगता है कि एक कोई विषय, एक कोई मसला, उस पर पूरी तरीके से डिस्कशन होगा। यानी 5 वर्किंग डे इसीलिए रखे गए हैं। और 5वें दिन शाम को देर शाम होते होते इसी समय जैसे हम लोग आप बात कर रहे हैं, पता चलता है कि साहब कोई डिसीजन आ रहा है। अब यानी तक यानी एक आपकी नजर में ये डिसीजन भारत के भीतर के किसी निर्णय का है या भारत के बाहर के किसी निर्णय का हो सकता है? देखिए, कोई भी अगर आपको, जैसे मेरे चैनल पे भी बहुत सारे लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन लिखा और यूसीसी लिखा और बहुत सारी चीज़ें लिखी। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इस पे 5 दिन का डिलिब्रेशन हो, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टीयरिंग कमिटी में, वर्किंग ग्रुप में डिस्कस होके उनकी रिकमेंडेशन के साथ आएगा। तो जितने भी अभी तक के गेस्ट मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं और कुछ पढ़ता नहीं हूँ, मेरे चैनल पे ही पढ़ता हूँ, वो सारे ऑप्शन नहीं है। आपने सवाल की है भारत के अंदर का या भारत के बाहर का, मैं ये बोलूँगा ये भारत के लिए जो डिसीजन होगा, जो डेलिब्रेशन होगा, वो भारत के लिए होगा। अंदर और बाहर दोनों मेरे लिए बराबर हैं। जहाँ अंदर आंतरिक सुरक्षा भी ज़रूरी है, बाहर के दुश्मनों का सफाया भी ज़रूरी है। हम्म। तो जो भी होगा वो भारत के लिए होगा। और मेरे ख्याल से भाई कई बार ना कोई चीज़ें छोड़ देनी चाहिए गेस वर्क के लिए। अब मैं बता दूं मीडिया क्या करेगा, क्योंकि अगले 4-5 दिन जो भी रोटी खानी है, जब तक G20 के लोग आने शुरू नहीं होते, तो जो भी रोटी का काम है वो मीडिया वन नेशन वन इलेक्शन थ्योरी पे करेगा, यूसीसी पे करेगा। आपने एक चीज नोट नहीं करी कि इन सारी चीजों में राहुल गांधी और अडानी गायब हो गए। हम्म। सारी चीजों में राहुल गांधी और अडानी गायब हो गए। तो मित्र, 5 दिन का जो डेलिब्रेशन, 5 दिन का जो संसद बैठेगी, 5 दिन संसद में छोटे नहीं होते हैं, 5 दिन बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। मैं इसीलिए बार बार उसको उसको ध्यान दिला रहा हूं कि ये 5 वर्किंग डे क्यों। 5 वर्किंग डे ये, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन होना है वो इन लेंथ और इन डेप्थ होना है। उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं, उनके प्लस पॉइंट भी देखना है। और ये डिस्कशन पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देखा जाएगा। हम्म। तो 18 से 22 का मजा लीजिए। मैं दर्शकों चलिए से उससे वादा पहले, करता हूँ, आपके रोमांच में कोई कमी नहीं आएगी। चलिए, और हमारे बहाने दर्शकों के रोमांच में भी कोई कमी है? वैसे भी नरेंद्र मोदी साहब अपने विपक्षियों को ही नहीं बल्कि वो अपने समर्थकों, अपने वोटर, अपने प्रशंसकों को भी सरप्राइज करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले 9 सालों में आप देखिए। और एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल फुल 100% गारंटी के साथ अब कहा जा सकता है कि जब यह सरकार जब तक नहीं चाह रही है कोई भी बात लीक होना या बाहर आना, तब तक वो नहीं हो रहा है। किसी दिन संभव 8 बजे अचानक पता चलता है कि नोटबंदी हो गई। किसी समय अचानक जब सदन में गृह मंत्री 370 हटाने की घोषणा करते हैं, उससे 1 सेकंड पहले तक किसी को इस बात का भान नहीं होता कि ऐसा कुछ सदन में होने जा रहा है। तो ये तो एक ट्रैक रिकॉर्ड इस सरकार का रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम का रहा है। तो ऐसे में अब पहले तो एक मेगा इवेंट 9-10 तारीख का G20 ही अपने आप में था। और अब आपने कहा कि कांग्रेस के उठाए हुए मुद्दे, अडानी और कांग्रेस का वो सारा नेपथ्य में चला गया, उस पर बात नहीं हो रही है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ G20 को सेलिब्रेट करने का बात था, अब तो उन 5 दिनों की बातें हो रही हैं। मैं भी अपने बातचीत के आधे हिस्से में आपसे 5 दिन के सवाल पूछ रहा हूं। तो अब मैं इसको आपको अगर मैं आपके दर्शकों को और देखने वालों को बस एक चीज बोलूंगा कि मैं जो शायरी लिखूं ना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा अगले कुछ दिन। चलिए,
चलिए, तो अब ये शेरो शायरी का दौर है, इसमें तमाम बाहर से अतिथि भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर, आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नागरिकों के साथ कनेक्ट करते हैं। दिल्ली, मैं अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली होके आया। वहां पे अभी से ही ऑटो वाले हों, चाहे प्राइवेट ऑपरेटर्स हों या नागरिक हों, दिल्ली में G20 के दौरान किस तरह के रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस होंगे और किस तरह से कुछ रूट्स बंद होंगे, इवन मेट्रो बंद करने की बात चल रही है, तमाम रूट्स बंद होंगे। प्रधानमंत्री ने सीधे अपील की कि आप सभी को कुछ कष्ट हो सकता है आने जाने में, और मैंने ये महसूस किया गौरव जी, लोग बहुत ही पॉजिटिव। एक ऑटो वाला मुझसे बोल बैठा कि साहब कुछ दिन तो ये रहेगा, अब ठीक है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कोई भी शहर में हो रहा है, देश में हो रहा है, तो थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होगा। मतलब वो मानसिक रूप से तैयार है जनता। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, जो आपने 8 से 10 तक का दिल्ली बंद सुना, जो आपने ऑटो वालों से सुना, परेशानी होगी, इसमें कोई शक नहीं लोगों को। आज शायद आपको समझ में आ रहा था दिल्ली बिल मानसून सत्र में पास करना कितना जरूरी था। बिल्कुल। अगर ये दिल्ली बिल मानसून सत्र में नहीं पास किया होता तो दिल्ली में G20 को इवेंटफुल ऑर्गेनाइज करना संभव नहीं था। और दूसरी बात आप लिख के रख लीजिए, जो दिल्ली के मालिक हैं उन पे बहुत कड़ी नज़र है, उनके हरकतों पे बहुत कड़ी नज़र है, क्योंकि उनका उद्देश्य पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना है जो कि न्यूज़ क्लिप बने, ठीक बात। जो कि हेडलाइन बने। तो उनको वो कुछ करना ही करना है। उसका एक सैंपल आपने थोड़े दिन पहले देखा था, खालिस्तान वाला। लेकिन उनको G20 के 8 से 10 के बीच में कुछ करना ही है ताकि खबर बने। ये खबर पे जीने वाले की जो खबरों पे, देखो गंदगी पे जीने वाले जो कीड़े होते हैं ना, अगर आप गंदगी साफ कर दो, ठीक है ना, या उसको कंसील कर दो, तो कीड़े बाहर नहीं निकलते। तो दिल्ली बंद बहुत हद तक और दिल्ली बिल का मानसून सत्र में पास होना दो अलग इवेंट नहीं है, एक ही चेन ऑफ इवेंट है और वेल प्लानिंग है, जिसके लिए मोदी सरकार को और मोदी सरकार के सारे अफसरों को शत शत नमन। बिल्कुल, और यही आपकी बात जो आप कह रहे हैं इसकी गंभीरता प्रमाणित होती है जब प्रधानमंत्री एक शहर में रिस्ट्रिक्शंस हैं और उसके लिए अपील करते हैं कि आप सबको परेशानी होगी लेकिन आप सबका सहयोग भी चाहिए। तो ये आपकी बात जस्टिफाई होती है जो आप शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। गौरव जी, G20 से लेके अब तो 18 से 22 तारीख का इंतजार रहेगा। तो एक बिल्कुल बड़ा ही कसावट भरा और बड़ा एनर्जेटिक अगले 12-15 दिन रहेंगे। हमें उम्मीद है कि अगला कुछ भी मुझे लगा कि इस पर आपसे बात की जानी चाहिए, तो अब आप निश्चित हमें समय देंगे। दर्शकों, हमें उम्मीद है हम कहीं घूम रहे होंगे, तो चलिए, हम आपको अपनी जगह पे नहीं मिलेंगे, हम कहीं और मिलेंगे आपको। बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं 22 तारीख को इस स्पेशल जो सेशन है उसके बाद देश को क्या मिलता है। जरूर कुछ अच्छा ही मिलेगा, जरूर कुछ बेहतर ही मिलेगा, भारत के लिए मिलेगा, भारत का मिलेगा और भारत में मिलेगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। गौरव जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है कि आज की हमारी चर्चा जी छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा। जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने क्रोनोलॉजी समझाई थी, उसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था और मैं आप आधे मिनट में अपनी बात कंप्लीट करता हूं। मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि कृपया वो डेट निकालिए जब मोहनदास जी को ट्रेन से धक्का मार के साउथ अफ्रीका में बाहर फेंका था। ये एक डेट है। और वो डेट निकालिए जब मोहनदास जी को लगा कि अब मुझे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है और मैं भारत जा रहा हूं, क्योंकि आत्मग्लानी तो उनको उसी वक्त हुई थी, बेइज्जती उनकी इसी वक्त हुई थी जब उन्हें ट्रेन से बाहर फेंका गया था। इन दोनों डेट के बीच का गैप कैलकुलेट कीजिए कितने साल था, और फिर आपको पता चलेगा इस देश में राज 1947 से पहले भी कौन कर रहा था। बहुत बड़ी बात। और आपने चूंकि पिछले वीडियो जिसको दर्शकों ने बहुत प्यार दिया, अभी भी उसको दर्शक भरपूर अपना स्नेह दे रहे हैं। मुझसे भी उच्चारण में एक गलती हुई है। मैंने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी का नाम सुशीला देवी
मुझसे निकला था, जबकि उनका नाम ललिता देवी है। उम्मीद है कई दर्शकों ने इस बारे में ध्यान दिलाया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, आज की चर्चा के लिए देते हैं गौरव जी को धन्यवाद, और आप सभी को स्नेह देते रहने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपको ये चर्चा भी हमारी अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ गौरव जी को धन्यवाद देते हुए आप सबको करते हैं प्रणाम, नमस्कार। एक हाथ से नमस्कार करूंगा क्योंकि मेरे दूसरे हाथ में चोट लगी हुई है, इसलिए।